नमस्कार, मेरा नाम नवजीत सिंह रावत और मैं अर्जुना ठट्टी आयुष मंत्रा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा पूरी तरह से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में। बीपीएससी मुख्य परीक्षा क्या है, कैसे 75 से 78% नंबर उठाया जा सकता है आसानी से, उस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। और ये बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो देखेंगे सारे चीज़ों का समाधान आपको मिल जाएगा। अगले 30 मिनट एकदम सावधानी से कंसंट्रेट होकर सुने, सारी चीज़ों का हल यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो अगले 30 मिनट हम लोग कंसंट्रेट होकर सुने। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, जो बीपीएससी में रिजल्ट आया है ना, तो 20% 25% ऐसे छात्र हैं जिसका तो तैयारी है, जो पहले से लगे हुए थे। और ऐसे ज़्यादा नहीं, 20 से 25% छात्र होते हैं जो शुरू से फाउंडेशन से लगे होते हैं। अब बाकी 25% ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ते हैं, छोड़ते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ते हैं। 50% ऐसे छात्र होते हैं मुख्य परीक्षा देने वाले जो रिजल्ट के निकलने के बाद तैयारी करते हैं। जब बीपीएससी का पीटी का हो जाता है तो वो सिलेक्शन का इंतजार करते हैं कि जब तक पीटी में सिलेक्शन नहीं होगा मुख्य परीक्षा की तरफ क्यों आगे बढ़े। तो ये जो गलतियां करते हैं, तो 3-4 महीने का जो समय मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो कुछ छात्र इसमें तो कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी दिन रात एक करना पड़ता है, डूबना पड़ता है बीपीएससी में जाकर के, तब सिलेक्शन हो पाता है। नहीं तो जो 25% छात्र जो मैंने शुरू में बोला था, जो शुरुआत से ही लगे हुए हैं डेडिकेट होकर, पीटी तो कर ही रहे हैं, पीटी के साथ साथ मेंस को भी हाथ में लेकर चल रहे हैं और ऑप्शनल पेपर को लेकर चल रहे हैं, उनका सिलेक्शन कंफर्म हो पाता है। तो आगे हम बात करते हैं बीपीएससी में 78% मार्क्स कैसे उठाया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं जो 66वीं 65वीं जो अभी बीपीएससी का मुख्य परीक्षा होना है ना, 65वीं बीपीएससी का जो मेंस होना है अभी मुख्य परीक्षा, तो इसका जीएस वाले पार्ट को समझते हैं कि जीएस है क्या। यस, जीएस में 2 पार्ट होता है, जीएस 1 और जीएस 2, सभी को पता है। जीएस 1 में 300 नंबर का होता है और जीएस 2 भी 300 मार्क्स का होता है, दोनों 300 नंबर का होता है। इसके अलावा एक ऑप्शनल विषय रखना होता है जिसका सिलेक्शन आपको खुद से करना होता है और वो भी 300 नंबर का होता है। तो ऑप्शनल की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की। तो ये 600 नंबर का एग्जाम होता है। अब ये 600 नंबर में आगे हम लोग देखते हैं कि इसका डिवीजन, अगर हम लोग जीएस पेपर 1 के बारे में देखें जो कि 300 मार्क्स का है, और जीएस पेपर 2 के बारे में देखें जो कि 300 मार्क्स का है। ओके, तो अगर हम दोनों में देखते हैं जीएस 1 और 2 को, तो इसमें है क्या मेन जो चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो दोनों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है वो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं बिहार का संस्कृति। और भारतीय इतिहास लिखा मैंने, भारतीय इतिहास खासकर स्वतंत्रता जो आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, और उसका बिहार में क्या हुआ, खासकर बिहार में जो इम्पैक्ट, बिहार में जो प्रभाव पड़ा, वो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। और जब तक आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं पढ़ेंगे तो बिहार वाले का जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक बार राष्ट्रीय आंदोलन आप लोग जरूर पढ़ें और फिर आप अपने आप को बिहार पे आकर के क्षेत्रीय रूप में कंसंट्रेट करें। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होता है वो करंट अफेयर का होता है। करंट अफेयर कहने को एक करंट अफेयर है, लेकिन एक करंट अफेयर जो है डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड होता है। जैसे कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, WTO अंतर्राष्ट्रीय संघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भारतीय जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हाँ, नेपाल हो, तो जो भी हमारे जिसके साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, उसके साथ अगर कोई विवाद चल रहा है, भी हमारा कोई इशू चल रहा है, तो उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न फिक्स है, क्लियर। और चौथा जो प्रश्न होता है इसमें वैसा प्रश्न होता है जो अभी खासकर भारत में ज्वलंत मुद्दा है वो, और भारत के अंदर वो अभी घूम रहा है, उस मुद्दे पे प्रश्न पूछा जाता है।
और पांचवा जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें, जो इकोनॉमिक रिलेटेड क्या भी हलचल है इंडिया में, ठीक है। तो ये 5 गतिविधियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में। 5 क्वेश्चन रहता है और 5 में 3 प्रश्न का जवाब देना होता है। और जो मैंने बताया 5 किन किन सेगमेंट का होता है, यही सब सेगमेंट का होता है, जिसमें 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना अति अनिवार्य है। इसमें टोटल प्रश्न रहेंगे आपको 6, और 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य। क्लियर? उसके बाद तीसरा सेक्शन पे आते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स भी, ठीक है ना। तो इसमें टोटल प्रश्न जो होते हैं 4, और इसमें किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है, यानी कि 3, 6 और 2, 8 प्रश्न का उत्तर देना होता है आपको। किसमें? जीएस पेपर 1 में। टोटल कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न होंगे, ठीक है। 15 प्रश्न में आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन इसमें शर्त है। शर्त क्या? पहला सेक्शन से, सेक्शन ए से और सेक्शन बी से आपको 3 प्रश्न को उत्तर छांटना जरूरी है। यानी कि अगर इतिहास और संस्कृति का पोर्शन देखें हम लोग, तो इतिहास और संस्कृति में 6 प्रश्न रहते हैं सारे मिला करके, और एक इसमें थिंकर्स विचारधारा भी रहता है, और गांधी जी से एक क्वेश्चन फिक्स है, और रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, उनका विचारधारा, हाँ, उनका किसी खास एंगल के प्रति, समाजवाद के प्रति, पर्यावरण के प्रति, देश की राजनीति के प्रति, छुआछूत के प्रति, पर्यावरण के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या सोच था, उस बारे में पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका 3 सेक्शन। और सेक्शन सी, जो कि सांख्यिकी का 4 प्रश्न रहते हैं, और 4 प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है, ये है। उसी तरह से सेक्शन दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें अगर जीएस पेपर 2 में, तो जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है पूरा तरह से इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पे होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद सेक्शन बी जो होता है उसका भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। और इसमें जो भूगोल वाला पार्ट होता है वो विशेषकर आर्थिक भूगोल होता है, विशेषकर जो होता है आर्थिक भूगोल होता है और अर्थव्यवस्था। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन होता है वो टेक्नोलॉजी का होता है, वो टेक्नोलॉजी का होता है। यही 3 सेक्शन इधर होता है और 3 सेक्शन इधर होता है। इसमें जो होता है, इसमें भी आपके टोटल प्रश्न होंगे 4। भारतीय राज्य व्यवस्था से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्थिक भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और टेक्नोलॉजी से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अंतर क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में 4 प्रश्न में से कितनी 3 प्रश्नों का जवाब आपको लिखना होता है, अति अनिवार्य है। आर्थिक भूगोल और अर्थव्यवस्था में से आपको भी 3 प्रश्न का जवाब इसमें भी लिखना अनिवार्य है, और टेक्नोलॉजी वाले में 4 प्रश्न में से आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यही सेक्शन है भाई, ठीक है, यही सारे सेक्शन हैं। 2 पेपर में होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, और तीसरा पेपर जो होता है ऑप्शनल का होता है, आपका वैकल्पिक विषय का होता है। अब भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास और खासकर संस्कृति, इस वाले सेक्शन में क्या किया जाए, कैसे किया जाए ताकि आपका मार्क डिवीजन बहुत आसानी से उठ जाए। देखो, इस वाले सेक्शन में खासकर जो बिहार का इतिहास है, इसमें आप ना राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 2 प्रश्न इसमें रहते ही रहते हैं। 6 प्रश्न अगर मैंने बताया, इसमें 6 प्रश्न रहते हैं, तो 2 प्रश्न जो रहता है राष्ट्रीय आंदोलन से रहता है, खासकर बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे 2 प्रश्न आप तैयार कर लें। उसके अलावा कल्चर वाले सेक्शन से, कल्चर वाले चाहे पाल कला हो, पटना कलम हो, मौर्य कला हो, इससे 1 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद गांधी जी वाले सेक्शन से, चूंकि 1 प्रश्न जो है गांधी जी से संबंधित इसमें रहता ही रहता है, फिक्स है, गांधी जी का विचारधारा या किसी खास एंगल पे दे देगा और व्याख्या कीजिए।
तो एक प्रश्न गांधी जी पे रहता है, और गांधी जी का देखो प्रश्न तैयार करना, गांधी जी का एक जीवनी से संबंधित बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पे आया है गांधी जी से रिलेटेड, उसको पढ़ सकते हैं, या गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आसान शब्दों में कहीं भी आपको मिल जाए उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आप गांधी जी के प्रश्नों का जवाब तो देंगे ही देंगे, गांधी जी से रिलेटेड हर एक, देखो गांधी जी को अगर समझ जाओगे ना तो गांधी जी से रिलेटेड प्रश्नों को आप जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा आपको। गांधी जी का विचारधारा क्या था? गांधी जी का विचारधारा था लोगों में हृदय परिवर्तन कैसे किया जाए। हाँ, हृदय परिवर्तन कैसे किया जाए। एक नरम दल था, एक गरम दल था, तो जानते थे गांधी जी ना नरम से काम चलेगा ना गरम से काम चलेगा, तो कौन सा रास्ता अपनाया जाए, अंग्रेजों के साथ या किसी और के साथ, ताकि काम निकल जाए। तो बीच बीच का रास्ता निकाला जाए, और बीच बीच का रास्ता क्या है? हृदय परिवर्तन। लोगों में कैसे हृदय परिवर्तन किया जा सके ताकि हमारा काम। गांधी जी ना नरम से काम करते थे और न गरम उनको पसंद था। नरम दल वाले इसके भी साथ नहीं थे और गरम दल वालों का भी जल्दी साथ छोड़ दिया उन्होंने। तो वही कहते थे कि कोई भी काम करवाना है सामने वाले का हृदय परिवर्तन करो। हृदय परिवर्तन कैसे? अगर कोई तुम्हारे को एक थप्पड़ मार दे तो बोलो कि और मारिए, एक थप्पड़ और मार लीजिए। अगर आपको लगता है कि थप्पड़ मारने से आपको अच्छा लगता है तो और मारिए। अपने मारते मारते उसको लगेगा नहीं ये नेक आदमी है, बढ़िया आदमी, इसको क्यों मारे। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी का नीति था, और गांधी जी का तो नीति था इस पे, उनका आंदोलन भी इसी तरह का था। अगर आंदोलन पे जाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या जो भी आंदोलन किया था उन्होंने, उस आंदोलन को देखिए, या चंपारण सत्याग्रह, कभी भी उन्होंने लड़ाई झगड़ा का सहारा नहीं लिया, कभी भी हिंसा का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, हमेशा अहिंसा से काम किया। तो गांधी जी को समझना ऐसा नहीं कि मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो इनके विचारधारा को अगर पकड़ लेंगे तो फिर गांधी जी पे लिखना आसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है छात्रों, उसको पकड़ना। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न रहता है, एक प्रश्न रहता है आपका थिंकर से, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ठीक है, नेहरू से रिलेटेड प्रश्न रहता है। तो इसमें ना 3 प्रश्न का उत्तर आप बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हो। कौन कौन सा? एक गांधी जी पे तैयार करो, बढ़िया एकदम। एक कला से संबंधित तैयार करो, चाहे पटना कलम हो, 3 को तैयार कर लो ना जी, पटना कलम, मौर्ज कला, हाँ पाल कला, और इसी तीनों में रिपीट करता रहता है। तो तीनों को आप बढ़िया एक आंसर बढ़िया से फ्लो चार्ट बना करके, अच्छे से एकदम फॉर्मेट बना करके एक बढ़िया तगड़ा आंसर तैयार कर लो, 5 पन्ने का, 6 पन्ने का। एक प्रश्न का उत्तर तैयार कर लो बढ़िया से गांधी जी पर, और एक प्रश्न का उत्तर तैयार कर लो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, कहाँ से कहाँ तक, खासकर 1915 से लेकर के 1948 तक। बिहार का जो भी जितना आंदोलन हुआ बिहार में, जितना भी संग्राम हुआ बिहार में, खासकर 1915 से लेकर के, और विशेष कर कहो तो 1917 से, जब गांधी जी का चंपारण में आगमन हुआ। तो 1917 से लेकर के 1948 तक बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे से देख लेंगे तो आपका एक प्रश्न बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा, चाहे कैसा भी प्रश्न पूछते। क्लियर? तो 3 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। और मैंने देखा एक बार आरटीआई से कॉपी मंगाया गया था, 3.5 पन्ने में बंदे ने जवाब लिखा था और 32 नंबर था। लोग पूछते हैं ना कि सर एक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखा जाए। बंदे ने 3.5 पेज में, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन 3.5 पन्ने में लिख करके भी अच्छे से अगर लिखा जाए तो 32 नंबर आप उठा सकते हो आउट ऑफ कितना, 38 मार्क्स। तो संभव है। अब मैं तो 32 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 30 नंबर की बात कर रहा हूँ। और 30 नंबर भी अगर ले आते हैं तो टॉपर बन जाएंगे आप। ठीक है, तो 3 प्रश्न कौन से तैयार कर लें आप? एक कल्चर से तैयार कर लो, एक बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन से तैयार कर लो, और एक गांधी जी पे तैयार कर लो। फिर देखो वहाँ एंजॉय करोगे, प्रश्न के साथ आप खेलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर मैंने 5 टॉपिक बताया अभी आपको। उस 5 टॉपिक में एक टॉपिक जो तैयार करें अभी, जो पड़ोसी देश के साथ कोई इशू चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है आप गौर करें, आपको मिल जाएगा। OLP ग्रुप को मैं डेली क्वेश्चन भेज रहा हूँ इससे संबंधित, उनको पता है। तो जो भी विवाद चल रहा है उस विवाद को आप दिमाग में लाइए, उससे एक क्वेश्चन तैयार बहुत बढ़िया से कर लीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय विवाद, चाहे वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हो, WTO से रिलेटेड हो, उस पर एक क्वेश्चन तैयार करें आप। और तीसरा क्वेश्चन जो तैयार करें, भारत का जो अभी आंतरिक मुद्दे, जो अभी आर्थिक हलचल जो चल रहा है, आर्थिक उठापटक जो चल रहा है, या भारत सरकार की कोई नई नीति आई है, आर्थिक नीति, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है भाई। तो 3 प्रश्न यहाँ से तैयार कर लो। और मैं बता रहा हूँ, GS पेपर 1 में अगर किसी का पेपर खराब होता है तो बस यही वाला होता है, करेंट अफेयर, यही पेपर गड़बड़ाता है सबका। और आप क्या करो, इसी पेपर पे कंट्रोल कर लो। यानी 3 प्रश्न यहाँ पकड़ा गया, 3 प्रश्न यहाँ पकड़ा गया, 6 प्रश्न पकड़ा गया, और 2 प्रश्न यहाँ से देंगे सांख्यिकी से जवाब, स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स से 4 प्रश्न रहता है टोटल। 4 प्रश्न डिफरेंट सेगमेंट से रहता है, और 4 प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है आपको। तो वो 2 प्रश्न कैसे ढूंढेंगे, कैसे बनेगा 2 प्रश्न? मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले इसको बनाने से पहले देखो, जो मैथ बैकग्राउंड वाले या साइंस बैकग्राउंड वाले, या हो सकता है 10+2 में जिनका मैथ था, वो तो बहुत आसानी से कर लेगा। लेकिन जिसका 10+2 में साइंस नहीं था, या मैथ जिनका सुभान अल्लाह है, वो क्या करेंगे? वो एक काम करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो गलतियां हो गई नो, अब मैथ नहीं पढ़े तो क्या हो गया। तो अभी तो एक काम करो, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, जो भी 8 साल 10 साल पीछे का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक्स का, उसका आप एक जगह कॉपी पे एवरी सैटरडे, जो अभी से तैयारी कर रहे हो, जिनके जो 65वीं मुख्य परीक्षा देने वाले हो, चूँकि अगस्त से पहले होगा नहीं, तो अभी भी समय है आपके पास संभलने का, तो अभी भी अगर करोगे तो अभी लेट नहीं होगा। जो 66वीं देने वाले हो, उनको तो अभी से कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या करो, अभी से एवरी सैटरडे, हफ्ता में कम से कम 1 दिन, 4 प्रश्नों को कॉपी में सोल्व कीजिए। प्रश्न को, उत्तर को पहले समझिए, मॉडल पेपर को, उसके बाद कॉपी में सोल्व कीजिए। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा, 2 महीने में देखिए खत्म हो जाएगा। जब 2 महीने में खत्म हो जाएगा, तो तीसरा महीना नए प्रश्नों पे सेट पे हाथ लगाइए, फिर देखिए बनता है कि नहीं बनता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टैटिक्स के प्रश्न में देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस बात को समझते नहीं है। जितना आप स्टेप फॉलो करेंगे ना, जितना स्टेप फॉलो करेंगे उसको सोल्व करने में, उतना ही नंबर आपका ज़्यादा से ज़्यादा उठने की संभावना है। लोग शॉर्टकट के मार करके आंसर ले आते हैं, वो काम मत कीजिए, नंबर कटेगा, फंसेगा आपका। तो जितना आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करें स्टैटिक्स को, उतना ही नंबर उठेगा। और इसमें तो 36 नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है ना, 72 नंबर का, तो इसमें तो आपके पूरे के पूरे 72 नंबर आप उठा सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो। और मैं बता रहा हूँ, GS पेपर 1 में इसमें फंसते हैं लोग करंट अफेयर में, और जो स्टैटिक्स को हल्के में लेते हैं इसमें फंसते हैं, फिर कहते हैं मेरा पेपर बर्बाद हो गया। अरे इसमें तो बहुत अच्छा नंबर उठाया जा सकता है, इसमें 72 का 72, ठीक है। 2 प्रश्न 36 नंबर का रहता है, इसमें 72 का 72 नंबर आप उठा सकते हैं। करंट वाला जो मैंने बोला 3 सेगमेंट, उस तीनों सेगमेंट को पकड़ करके 3 प्रश्न एकदम बढ़िया से उठा सकते हैं, और लिख के आइएगा। और ये 3 प्रश्न तो बहुत आसान, इसमें इतिहास वाले सेक्शन में 8 प्रश्न का उत्तर हो गया। हाँ, अब ये 8 प्रश्न का उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखा है, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास वाले सेक्शन में 3 प्रश्न मेरे को बहुत अच्छा से आ रहा है तो हम तीनों प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा दिए। फिर मालूम हुआ कि इस वाले सेक्शन में आप फंसिएगा और ये वाला सेक्शन सुभान अल्लाह हो जाएगा, पुलामा हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। सारे, कोई प्रश्न कितना भी अच्छा से आया, कुछ कम आए, सारे पे इक्वल टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट करते हुए घड़ी खोल के रखिए टेबल पे, और इक्वल समय दीजिए, और सारे को समय देकर के 8 का 8 प्रश्न उतना ही समय में बना करके, और लास्ट में 10 मिनट बचा भी लिए। ये है हीरोगिरी, ठीक है, इसको हीरोगिरी बोलते हैं। सारे प्रश्न का 8 प्रश्न का उत्तर दिए, लास्ट में 10 मिनट बचा भी लिए। 10 मिनट क्या बचाना, कहाँ पे कॉमा छूट गया, कहाँ फुल स्टॉप छूट गया, कहाँ कुछ मिस्टेक हो गया कॉपी में, कहीं कुछ देखना है या कहीं कुछ सुधारना है, तो लास्ट के 10 मिनट उसमें देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय GS पेपर 2 पे, भारतीय राज्य व्यवस्था पे। देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था वाला जहाँ तक सेक्शन है ना, तो इस वाले सेक्शन में प्रियम्बल से क्वेश्चन एक रहता है, 4 प्रश्न रहता है ना, तो एक प्रश्न प्रियम्बल से रहता है भाई। प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक प्रश्न रहता है कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन से। एक प्रश्न रहता है भारतीय संघवाद से, ठीक है, एक प्रश्न रहता है भारतीय संघवाद से। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न रहता है, भारत में न्यायिक प्रक्रिया
है ना, जुडिशियल सिस्टम और चुनाव आयोग से संबंधित एक प्रश्न रहता ही रहता है। उसके बाद एक प्रश्न रहता है आपका क्षेत्रीय विवाद या क्षेत्रीय जो भी प्रॉब्लम इशू चल रहा है, जैसे कि जातिवाद, आरक्षण, हाँ, महिला सशक्तिकरण, चुनाव में जाति की भूमिका, चुनाव में आरक्षण की भूमिका, ये सबसे रिलेटेड यानी कि क्षेत्रीय जो बिहार से संबंधित है, तो एक प्रश्न कर रहता ही रहता है। बाकी 3 प्रश्न रहता है जो मैंने अभी बताया। तो यानी 4 प्रश्नों को आप अच्छे से अगर पकड़ के चलें तो 3 प्रश्न बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं। एक तो क्षेत्रीय को पकड़िए, बिहार वाला, क्योंकि जो बिहार के रहने वाले तो क्षेत्रीय इशू को जानते हैं और हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से वाकिफ़ है, तो आपसे बढ़िया कोई नहीं लिख सकता। तो एक क्षेत्रीय वाला पकड़ के चलिए, एक चुनाव आयोग, हाँ, और न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, एक क्वेश्चन वहाँ से तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशन से तैयार कर लीजिए, प्रियम्बल से रिलेटेड 3 प्रश्न पकड़िए, ठीक है। उसके बाद आर्थिक भूगोल, अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड 4 प्रश्न रहते हैं भाई। तो 4 प्रश्न जो रहते हैं इससे रिलेटेड, तो एक प्रश्न जो इससे रहता है वो WTO और वर्ल्ड इकोनॉमिक से रिलेटेड रहता है। विश्व का आर्थिक प्रॉब्लम, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इशू चल रहा है, कोई विवाद है, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न रहते ही रहते हैं। उसके बाद भारतीय खाद्य लोक नीति, लोक सुरक्षा या कृषि नीति या कृषि रोड मैप से रिलेटेड एक प्रश्न रहते हैं इसमें। उसके बाद डेमोग्राफी से एक क्वेश्चन रहता है, ही रहता है इसमें, डेमोग्राफी से रिलेटेड। और चौथा जो रहता है पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, हाँ, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, ये सब से रिलेटेड, भारत में आर्थिक नियोजन, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इस वाले सेक्शन में अगर आप वर्ल्ड का जो एक इशू चल रहा है अभी, उसको एक पकड़िए, डेमोग्राफी को पकड़िए और आर्थिक नियोजन को पकड़िए, काम आपका 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और इस वाले सेक्शन में लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी घुसते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना घुसते हैं। जो ज्योग्राफी में डेमोग्राफी काम करेगा और इसमें बहुत सारा जो सेक्शन है इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर, कृषि रोड मैप अगर अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर, सारे 3 प्रश्न का तो उत्तर बहुत अच्छे से आप दे सकते हो। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वाले सेक्शन का जब भी जवाब देना, तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी डेटा है, जो भी बातें कही गई है, उसको आप डालो इसमें, किताबी बातों को मत डालना, नहीं तो आंसर नीरस लगेगा, पढ़ने वालों को भी बोरियत लगेगा। तो करना क्या है, आर्थिक नियोजन, जो भी भारत सरकार का खाद्यान्न नीति, जो भी है अभी एग्रीकल्चर, जो भी अभी आर्थिक सर्वेक्षण में नया जो चेंजेज हुआ है, ये अपडेटेड न्यूज है, अपडेटेड डेटा है, वो आप डालिए इस वाले में। अगर आप अधिक से अधिक नंबर चाहते हैं तो 38 नंबर में, अगर आप 32 नंबर, 30 नंबर चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का सारा डेटा अच्छे से संभल कर डालना पड़ेगा। जहां दिख नहीं रहा है एक्यूरेट डेटा, लगभग लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भाई 4 क्वेश्चन होता है और 4 क्वेश्चन में इसमें भी 2 प्रश्न का जवाब देना होता है। इसमें जो प्रश्न रहते हैं ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न रहेगा, हाँ, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, एक प्रश्न रहता ही रहता है। उसके बाद शहरों, राज्यों को अच्छा और कैसे बढ़ाया जाए, स्मार्ट शहर कैसे बनाया जाए, नया नियोजन प्रणाली कैसे हो, वो सब रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है टेक्नोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल, बायो वारफेयर, जैविक हथियार से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि इस बार तो देख ही रहे हैं जैविक हथियार, कोरोना को भी कहा जा सकता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जैविक हथियार, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ, बायोफ्यूल। तो इसमें जो तैयार करना, आप बायोटेक्नोलॉजी वाले हिस्से को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, एनर्जी को तैयार कर लो, हाँ, और अभी रिसेंट में क्या क्या राज्यों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के काम हो रहा है, इस 3 चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो 2 प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा से लिखा जाएगा आपको, बहुत अच्छे से। और 36 नंबर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, 30 नंबर तक आराम से उठा सकते हैं, बशर्ते कि इसमें भी हम लोग पाई चार्ट, डायग्राम बना करके
है ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और देखो लोग कहते हैं ना कि सर कितने प्रश्न में उत्तर लिखें इसका, कितने पेजेज में लिखें, तो पेजेज कम से कम देखो 5 से 6 पेज ले जाओ भाई, 5 to 6 पेज ले जाओ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर 5 प्रश्न में भी आपका सारे जो पूछा जा रहा है प्रश्न उसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आपका बस सफिशिएंट। मैंने बोला ना 3.5 पन्ना लिख करके एक बंदे ने 32 नंबर उठाया 38 नंबर में से, तो आप 30 नंबर क्यों उठा सकते हो? मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो 5 पन्ने लिखो, और 5 पन्ने में तो 2 पन्ना तो आपका डायग्राम ले लेगा, फ्लो चार्ट ले लेगा, पाई चार्ट ले लेगा, तो 2 पेज तो वही ले लिया, तो बचा कितना? 3 पेज लिखना। और 3 पेज में भी एक पेज में अगर आप 150 शब्द लिख रहे हो तो 15 से 45 450 शब्द, बाकी डायग्राम फ्लो चार्ट ये सब जगह ले लेगा, समय भी कम लगेगा आपको। और फ्लो चार्ट जब बनाना तो ड्राइंग की तरह मत बनाना, एक ड्राइंग बना रहे हैं तो बहुत समय खा लेगा आपका, वो गलती मत करना। ये हो गया। अब इसके लिए क्या करें सर, क्या पढ़ें? तो देखो इसको पढ़ने के लिए तो OLP का हमने, OLP प्रोग्राम जो चल रहा है यहाँ अर्जुना 30 में, उसका PT का जो नोट्स होता है उसको हम लोग आरंभ बोलते हैं, मुख्य परीक्षा का जो नोट्स होता है उसको विजय पथ बोलते हैं। तो जो OLP प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको तो सारे विषय का PDF भेजा जा रहा है और आगे भी जाएगा सारे का। लेकिन कुछ और चीज़ें अगर कर सकते हो तो कर लेना। इसके लिए जो बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन है, इसके लिए आप अगर तैयार करना चाहो तो इसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे प्रश्न को देखो, सारे प्रश्न को देखो। बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन संबंध जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो जवाब है उसको देखो, नंबर 1। और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए देखो, कहने को स्पेक्ट्रम बहुत आसान है कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो स्पेक्ट्रम ठीक है, क्योंकि जो राजीव हेड साहब ने जो लिखा स्पेक्ट्रम उन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिखा, और उसमें जो लैंग्वेज है इंग्लिश मीडियम का वो थोड़ा समझ में आता है। लेकिन हिंदी मीडियम में जो उसका ट्रांसलेशन हुआ है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हिंदी मीडियम के छात्र अगर स्पेक्ट्रम को पकड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, 1 बार 2 बार में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 5-6 बार पढ़िएगा तब फिर कुछ कुछ समझ में आएगा हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले तो कर लेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम देख लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले क्या करें, प्रीवियस ईयर का जो इस पे क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसके पांडे साहब का राष्ट्रीय आंदोलन, इलाहाबाद से आते हैं, इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, वो देख सकते हो। हाँ, संस्कृति के लिए 3 क्वेश्चन के लिए आपको तो वहीं मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा तगड़ा जवाब। आप उस जवाब को आप बढ़िया से बढ़िया कैसे बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। क्लियर? गांधी जी से संबंधित अच्छी, पहले तो गांधी जी से संबंधित यूट्यूब पे भी कोई भी एक अच्छा से उनका बायोग्राफी देखो गांधी जी से संबंधित। हाँ, उसके बाद जो भी मटेरियल यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, गूगल पे पड़े हुए हैं मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखो उस पर मटेरियल पड़े हुए हैं, तो जहाँ भी मिलता है उसको कलेक्शन करो और कर करके गांधी जी पे क्वेश्चन बढ़िया से तैयार करो। और उसी तरह से आपको रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी पे भी मटेरियल मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर से, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसके बाद रहा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए देखो, करंट अफेयर के लिए तो अभी लेटेस्ट में जो भी चल रहा है, जो भी इशू चल रहा है ये आपको मिल जाएंगे, और ज़्यादा लंबा चौड़ा पीछे से नहीं पूछता है, बस 8 से 9 महीने रिसेंट का। तो 8 से 9 महीने रिसेंट का आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ ही रहे होगे, आप प्रतियोगिता दर्पण या जो भी पढ़ रहे होगे, उसमें जो भी लेटेस्ट चर्चा चल रहा है, लेख आता है, वो सब लेखों को आप देखिए। हाँ, बाकी OLP वाले को तो मैं गाइड कर ही रहा हूँ, समय मिलेगा तो आपकी मैं भेज दूंगा अलग से ग्रुप में, ताकि आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन से पहले गेस्ट क्वेश्चन हम लोग बना के भेजते हैं, तो फेसबुक पे मैं डाल दूंगा। सांख्यिकी में जैसा मैंने बताया, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, पहले प्रीवियस ईयर ख़त्म कीजिए, उसके बाद मॉडल पेपर जिसका मिल जाए, पटना जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में, इलाहाबाद जैसे बिछा हुआ है मटेरियल, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लीजिए, 2-3 बार बनाइए, और पहला बार जब ख़त्म हो जाए यानी 2 महीने में, उसके बाद फिर मॉडल पेपर बनाइए, फिर देखिए यहाँ पे काम आपका आसान हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर करना अगर ज़्यादा नंबर उठाना चाहते हो तो। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो मैंने 4 टॉपिक बताया जिससे कि प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वो 4 टॉपिक चारों का जवाब आपको मिल जाएगा क्लास 11 NCERT पॉलिटी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस NCERT बुक का नाम है। क्लास 11 NCERT पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें सारे मुद्दे का जवाब मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो, और क्षेत्रीयता के लिए जो भी इशू चल रहा है, रिजर्वेशन, जाति, आरक्षण, उसके लिए आपको
बिहार में चल रहे घटनाओं के साथ अपडेट रहिए। इस वाले सेक्शन के लिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का बहुत मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, डेमोग्राफी को समझना चाहते हैं, हाँ भारत की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो महेश बरनवाल का किताब देख सकते हैं। वो भी सेगमेंटेड होकर के, पूरा किताब आपका काम का नहीं है, कुछ सेगमेंट उसका ठीक है ना। तो लेकिन ज़्यादा काम करेगा, 90% जो इस वाले सेक्शन में काम करेगा आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण नया वाला। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर इस सेक्शन को जवाब अच्छे से देना चाहते हैं, इस सेक्शन का जवाब अच्छे से देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छे से जवाब देना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बजट पढ़िए चाहे मत पढ़िए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ लिया ना तो आपका ये वाला 90% सॉल्व हो जाएगा, ये वाला 40% सॉल्व हो जाएगा, और ये वाला 30 to 40% सॉल्व हो जाएगा। इतना काम जरूर कीजिए। टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं जानते, 0 बटा सन्नाटा हैं, तो TMH का एक टेक्नोलॉजी का बुक आता है, वो जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। और बाकी करंट में अभी जो भी बिहार में सुधार चल रहा है, राज्य में जो भी कुछ नई चीज़ें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, उसकी जानकारी रखिए। और मैंने बताया ना, न्यूज़पेपर से भी अपडेट रहिए, चाहे वो संपादकीय में हो, चाहे न्यूज़पेपर के किसी भी खंड में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में हो, उसको अपने कॉपी में अपडेट कीजिए। और जो कॉपी में अपडेट किया है, अच्छा नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, उस जानकारी को आप अपने उत्तर में ज़रूर लिखिए। अगर उत्तर में घुसेड़ना पड़े तो घुसेड़ दीजिए, ठीक है। अगर आसान शब्दों में बोलें, बिहारी शब्दों में बोलें, तो अगर उत्तर में घुसेड़ना पड़े तो घुसेड़ दीजिए, आंसर सही हो जाएगा और जवाब आप अच्छा जाएगा और उत्तर उसका नंबर मिल जाएगा आपको। तो एक काम जरूर करना। ओके, तो ये सारा चीज़ आपने समझ लीजिए। और लास्ट में हम यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम अगस्त से पहले संभव नहीं है, आप अपना तैयारी पूरी रखिए। और जो भी OLP ग्रुप में जुड़े हुए छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया से, सभी का मार्गदर्शन जा रहा है, डेली क्वेश्चन जा रहा है, इस पर डेली आप लोग लिख करके भेज रहे हैं। लिखने वाला काम आप जारी रखना। जिस दिन आपका हाथ रुका ना, देखो लिखना ही, लिखावट ही ब्लड है, वही ब्लड है। ब्लड बनना अगर नया ब्लड बनना शरीर में बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये सर्कुलेशन सिस्टम रुक जाएगा। तो जो लिखने वाला काम है वो आप जारी रखना। कम से कम एक प्रश्न का जवाब डेली लिखिए, कम से कम। OLP ग्रुप वाले को मैं भेज रहा हूँ ना, कम से कम एक प्रश्न का डेली जवाब लिखिए, लिख के भेजिए। और अगर एक प्रश्न से ज़्यादा लिख सकते हो तो कम से कम 3 प्रश्न का जवाब डेली लिखो, एक GS पेपर 1, एक GS पेपर 2 और एक ऑप्शनल। ये 3 प्रश्न का कसम खा लो कि डेली हमको लिखना है जवाब, तब देखो वहाँ पे काम आसान हो जाएगा। और अभी लिमिटेड मत बंधना। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर में क्यों बोलता हूँ पढ़ो, और न्यूज़पेपर पूरा न्यूज़पेपर भी मत पढ़ना। संपादकीय हो गया, संपादकीय पढ़ करके ही इतना सोच डेवलप होता है ना कि बहुत अच्छा खासा आप ले सकते हो वहाँ से जानकारी। तो एक काम करो। और फिर मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग मत छोड़ना। टेल एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोभ होगा कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा से लिखाएगा, हम 6 पन्ना में लिख देंगे ना। 6 पन्ना में नहीं, जितना टाइम है भाई उतना ही में लिखो। अगर इसमें 6 पन्ना लिखो ना तो अगले आगे जाके कटौती हो जाएगा। और उसमें क्या, 6 पन्ना लिखने से नंबर आपका ज़्यादा मिल जाएगा, 38 में 40 तो नहीं मिल जाएगा, नंबर उसी रेशियो में मिलेगा। तो अच्छा है कि अगले प्रश्न को हम अच्छे से सुधारें, उत्तर उसका सुधारें। तो ये रणनीति बना के अगर चलोगे ना तो देखना 78% नंबर आपका बहुत आसानी से उठ जाएगा। और 30 से 32 नंबर उठने का मतलब समझ रहे हो, टॉप कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। और लोग बोलते हैं ना सर कैसे कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ काहे सोचते हो जी, कट ऑफ वो सोचता है जो हल्के में लेता है, जिसका तैयारी अच्छा नहीं है। हाँ, कट ऑफ वो लेता है, सोचता है। तुम कट ऑफ के बारे में पूछोगे, जी जान लगा दो, गला दो अपने आप को, नहीं होगा। लोगों ने तो देखा है अपना उंगली तक गला दिया है। उंगली इतना दर्द, कुछ छात्रों से जो सफल हो चुके हैं उनसे जब बात होती है तो बोलते सर लिखते लिखते तो मेरा उंगली ये हो गया ऐसे कि उंगली ऐसे हो गया, इतना लिखा उन्होंने। और लिखते कैसे हैं सर, क्या लिखें? देखो सच्चाई ये है कि लिखावट मैं जानता हूँ। मैट्रिक कैसे पास कर गए सब जानते हैं, इंटर कैसे पास कर गए सब जानते हैं, ग्रेजुएट कैसे बन गए सब जानते हैं, खासकर बिहार में। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि शिक्षा नीति को दोष देना। मेरा ये कहने का मतलब कि अब कैसे सुधार हो।
कुछ तो स्टार्ट करो भाइयों, कुछ तो स्टार्ट करो। नहीं कुछ समझ में आता है तो प्रश्न जो है, उस प्रश्न को खाली दिमाग में सोचते रहो और सोचो कि इसमें हमको 5 लाइन लिखना है, तो वो 5 लाइन क्या लिखेंगे? देखो 5 लाइन लिखा है, 5 लाइन नहीं लिखाता है, शुरू में 2 ही लाइन लिखाता है। तो क्या दिक्कत है? आप 2 ही लाइन लिखिए ना, शुरुआत तो कीजिए। अभी ढक्कन खोले नहीं है कलम का, और ढक्कन खोलने से पहले सोच रहा है कि मेरा आंसर जो है सबसे बेस्ट होगा। ऐसे कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। मैंने भी क्या बोला है कि अगर आपसे उत्तर लेखन नहीं होता है, प्रश्न तो पढ़ सकते हैं ना, प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ करके खाली सोचना शुरू कीजिए, मत अभी लिखिए। प्रश्न पढ़ करके 5 वो पॉइंट सोचिए जो आप उस 5 पॉइंट को लिख सकते हैं। अब इतना भी नहीं लिख सकते तो आप बेकार ही ना ग्रेजुएट हुए और इतने बड़े एग्जामिनेशन का आपने हाथ में जिम्मेवारी लिया है। उससे तो अच्छा था कि आपका दरोगा में या किसी और छोटे मोटे एग्जाम में हो जाता। जिम्मेवारी बड़ी लिया है आपने, हाँ, और आगे तो जो जिम्मेवारी मिलेगी ना आपको, वो छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है। कल के वहाँ ड्राफ्टिंग करनी होगी, नोटिंग, आपको जो भी आएगा, पीए आएगा, लिखना होगा, उसको बोलना होगा, लिखेगा, फिर आपको उसमें करेक्शन करना होगा। आपके बताया लेटर मिनिस्ट्री में जाएगी, वहाँ पे कैसे आप इंस्ट्रक्ट कर पाओगे? वहाँ पे कैसे लिखा पाओगे? फिर कहोगे कि सर प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा जूनियर को प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन लटका हुआ है। तो बहुत सारी बातें डिपेंड करता है अभी के नॉलेज से। बहुत लोग टेक्निकल फील्ड से हो हो सकता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग में कम से कम लिख के काम चल गया हो, या हो सकता है नोट से उतार दिए काम चल गया हो, ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं किए काम चल गया हो। लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो हमारे लिया है पूरा का पूरा ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स के विषय है। आप देश के सिविल सेवक बनने जा रहे हो और आपको देश का इतिहास नहीं पता, और देश के इतिहास के बारे में 5 लाइन नहीं लिख सकते हो, देश की संस्कृति के बारे में 5 लाइन नहीं लिख सकते हैं, देश की करंट घटनाओं के बारे में 5 लाइन नहीं लिख सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं आता है, स्टैटिक्स वाला कैसे कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितना बड़ा चावल आया, कितना निकला, हाँ, कितना खाद्यान्न आया, कितना खाद्यान्न सप्लाई हुआ, ये सब जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, भारत का अर्थव्यवस्था नहीं पता, राज्य व्यवस्था नहीं पता, संघवाद क्या होता है नहीं पता, नीति निर्देशक तत्व नहीं पता, तो नीति निर्देशक तत्व नहीं पता, मौलिक अधिकार नहीं पता, मौलिक कर्तव्य नहीं पता, तो आप खुद हाथ रखिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या सच में जेन्यून है? मेरे को तो जेन्यून नहीं लगता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। ये मैटर नहीं रखता कि सर शुरुआत कैसे करें, मैटर ये रखता है कि जिस दिन से आप ढक्कन खोलेंगे ना कलम का, उस दिन से शुरुआत हो जाएगा। आप करके तो देखिए। मैं खुद बताता हूँ आपको, अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने भी मैट्रिक कैसे पास हो गया मेरे को खुद नहीं पता। इंटर में जाके मैं जगा, इंटर में पढ़ाई किया। इंटर जाके जब मैं जगा तो इंटर में इतना बढ़िया से पढ़ाई किया, इतना बढ़िया से पढ़ाई किया कि मत कहिए। और हुआ क्या, इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा फिजिक्स में क्रॉस लग गया। इंटर के फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, जबकि फिजिक्स मेरा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और अभी भी और था भी, और क्रॉस लग गया। और आज से 20 साल पहले कौन कॉपी चेक करते थे, कैसे करते थे? नोबडी कैन से। आज तो फेसबुक का, मोबाइल का ज़माना है। आज तो टीचर का क्वालिटी भी दिखाते हैं मोबाइल पे, देखो कॉपी चेक करने वाले ऐसे लोग हैं, ये लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। हम लोग तो जवाब भी नहीं, कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे कि काहे जी मेरा कॉपी में कम नंबर आया। उस पर कुछ नहीं था, बस जो बोल दिए वही सही था, और नंबर कम आया, क्रॉस लग गया फिजिक्स में। कैसे लग गया मैं खुद शौक। लेकिन अगले बार जब मैं तैयारी किया, फिर से दिया फिजिक्स का पेपर अच्छे से पढ़ करके, डिस्टिंक्शन के साथ फिजिक्स में मेरा आया, और पूरे कॉलेज में सिर्फ एक फर्स्ट डिवीज़न। रोल नंबर था 10,246, रोल नंबर 10,246 अभी तक मेरे को याद है। पूरे कॉलेज में एक फर्स्ट डिवीज़न। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बताती है कि देखो जी, जब तुम जागते हो तभी सवेरा होता है। अगर हम भी वेट करते कि कोई आएगा मेरे को आंसर राइटिंग सिखाएगा तब हम सीखेंगे, नहीं होता है। इस छोटा बच्चा को देखो ना, जो क्लास 7, 6, 8 में पढ़ता है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, रटने पे, गूगल पे, ये सब पे जोर दिया जा रहा है। अपना डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट करने के लिए, मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है।
तो जिस चीज़ का आप जिम्मेवारी लिए हो, राइटिंग स्कूल बहुत ज़रूरी है। और राइटिंग कैसे होगी? जब आप सोचना शुरू करोगे। पहला स्टेज है सोचना। अगर आप सोच लिए ना तभी लिखाएगा। अगर सोचोगे हम लिखेंगे या फिर सोचेंगे या लिखते जाएंगे फिर सोचेंगे, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा आपसे। लोग यही गलती करते, सोचते कि हम लिखेंगे सोचेंगे, लिखेंगे सोचेंगे। नहीं, पहले सोचो। और अगर हम नहीं कहते हैं कि आज ही से लिखना शुरू कर दो, जो लोग अभी तक लिखना शुरू नहीं किए हैं वो पहले आज सोचिए, 5 पॉइंट सोचिए उस क्वेश्चन पे कि 5 पॉइंट क्या हो सकता है। और अगर नहीं कुछ जवाब सूझ रहा है तब आप गूगल देखिए, तब आप किताब देखिए, तब आप न्यूज़पेपर देखिए, लेकिन पहले यहाँ पे जोर दीजिए। भगवान ने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इस सॉफ्टवेयर को भगवान जी को जाके ऐसे ही सौंप दोगे क्या? कहते हैं ना कि भगवान जी ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और ईश्वर को वापस वही गिफ्ट को दे दिया। भगवान जी हंसेंगे तुम पे, ये कैसा मूर्ख लड़का से मेरे को पाला पड़ा है, कैसा मूर्ख आदमी व्यक्ति से पाला पड़ा है। जैसा इसको दिया उपहार वैसा ही उपहार मेरे को लाके वापस कर दिया। 70 साल अपने पास रखा और 70 साल के बाद वापस कर दिया। कहावत है ना कबीरदास का, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाथ में रतन आया लेकिन उसका कदर नहीं जाना और रतन को फेंक दिया। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप लिखना नहीं शुरू किए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्टार्ट करो। पहले आज से सोचना शुरू करो। सोच लोगे तो लिखा जाएगा, और जब लिखा जाएगा तो एक दिन पास भी कर जाओगे। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।